नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के बाद और बहुत जल्दी आने वाले विधानसभा चुनाव के बीच हमने राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों से अपने दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों और उन सवालों के जवाब के लिए बात करना शुरू कर दी है। आज हमारे साथ हैं झांसी जनपद में छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए बड़ी राजनीति तक पहुंचने के बाद भी आज भी युवा कहलाने वाले गरौठा समथर क्षेत्र के 2 बार के विधायक और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी दखल रखने वाले दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव। आइए आपको मिलाते हैं और बात कराते हैं दीपक यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल खरी बात में। जी नमस्कार। इसके पहले भी हम दीपक यादव जी को हमारे चैनल में ला चुके हैं और हमारे दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया है। तो इस बार हम कुछ राजनीतिक गतिविधियां और चुनावी समीकरणों के बारे में दीपक जी से बात करने वाले हैं। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हाल ही में पंचायत चुनाव अभी हुए हैं, तो इसमें देखा गया कि समाजवादी पार्टी सदस्य के जो चुनाव थी उसमें सम्मानजनक सीटें जीतने के बावजूद भी पर्चा जो अध्यक्ष का था वो भरने में असफल रही है काफी जगह पर। तो झांसी में ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी सवाल में ही बहुत सारे जवाब छिपे हुए हैं। जो चुनाव सदस्यों का था, क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो या जिला पंचायत के सदस्य, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हुआ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में भारी बहुमत में सदस्य जीत कर आए। कुछ जनपदों में तो ऐसी स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, इनके 2-4 सदस्य जीतना भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हैं जिला पंचायत का कि अध्यक्षों की का जब रिजल्ट आया तो बहुत सारी जगह पूरे प्रदेश में आपने देखा कि बहुमत की जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन आपने उसी में अपने झांसी से ही ले लो आप कि किस तरह से षड्यंत्र करके पुलिस का इस्तेमाल करके पुलिस की वर्दी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्दी पहनाकर उन्हें कार्यकर्ता बना दिया। हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजनीतिक लोग तो अपने स्वार्थ में अपने पार्टी के लिए कुछ 19-20 कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जिसका एक भरोसा है जनता के बीच में, जिसकी जिम्मेदारी है व्यवस्था को देने की, अगर वो किसी सरकार के दबाव में आके राजनीति में सीधा हस्तक्षेप शुरू करेगी, वो सदस्यों के खिलाफ मुकदमे लिखा लेंगे, सदस्यों को थाने में बैठा लेंगे। तो मैंने कहा ये जीत भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की जीत नहीं थी, वो जीत पुलिस की थी। और पुलिस की जीती हुई जीत को अपनी जीत बताना ठीक नहीं है। मैं कह सकता हूं कि ये सफलता कुछ देर के लिए खुशी मनाने की हो सकती है, लेकिन जिस तरह से जीते हैं उस तरह से जनता में और निराशा बढ़ी है। जनता में उनकी छवि और गिरी है, विरोध और बढ़ा है। और मैं कह सकता हूं कि ये जिस तरह के पंचायत के चुनाव में जिस तरह का इस्तेमाल पुलिस का किया गया है, आने वाले समय में पंचायत एक्ट में संशोधन की मांग होगी और लोग कहेंगे अध्यक्ष का चुनाव प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा होना चाहिए। तो 2 नुकसान किए। जनता के विश्वास को तोड़ा क्योंकि सदस्य जनता ने दूसरे दल को जिताए थे। जबरदस्ती से जीत, जबरदस्ती की जीत बहुत दिन खुशी मनाने के काबिल नहीं होती। दीपक जी, ये तो ठीक है, सत्ताधारी दल ने जो किया वो किया, उनकी गलतियां जो थी वो उनको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही भितरघात हुई है, जिसके मतलब जैसे कि हमें ये पता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि प्रशासन या सत्ताधारी दल के लोग उन्हें पर्चा ही ना भरने दें, जबकि अन्य सारे जिलों में, ज़्यादातर जिलों में प्रदेश के पर्चा भरने में समाजवादी पार्टी सफल रही है। लेकिन झांसी में ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है। हमने कहा था कि कुछ बड़ी गलतियाँ हो गई और कुछ धोखा खा गए। राजनीति में भरोसे के अलावा कुछ होता नहीं है। हमारी जो भी रिश्ते राजनीति में हैं और बनते हैं वो भरोसे के रिश्ते हैं, और वक्त पे भरोसा तोड़ने का अधिकार तो सबके पास है। तो यही कहा जाता कि वफादार और धोखेबाज में क्या फ़र्क है। जो समय पर साथ निभा दे वही तो वफादारी है, और जो समय पर धोखा दे दे तो धोखेबाज है। तो हमने कहा कि हम हारे नहीं हैं, धोखा खा गए हैं। और धोखे से बने हुए लोग कुछ देर की खुशियाँ मना सकते हैं, जिस दिन समय बदलेगा सो वही सब व्यवस्था बदल जाएगी। तो विधायक जी, जो ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि 8 में से सिर्फ 4 में ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दिखी है। 4 ब्लॉकों में, औरों में तो दिखी भी नहीं है, जिसमें से 2 आपके गरौठा विधानसभा के भी ब्लॉक हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आप जाकर
अगर लोगों से पूछेंगे आप कि जो लोग बने हैं उन पे ठप्पा बीजेपी का लगा है, पर वो लोग किसके हैं, तो आपको मेरे सवाल का और उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमने कहा कि अगर लड़े नहीं है और कोई बना है तो बना समाजवादी के समर्थन के बगैर कोई बन नहीं सकता था। और जो बने, हमने कहा ना, हमारी बात की सच्चाई आप आम जनता से पूछ लो कि जो बना है वो कौन है, तब आपको जवाब मिल जाएगा। मोट में आप देख रहे थे किस तरह से लड़ रहे थे चुनाव, पर्चा ना भरे इसकी तैयारी, वोटिंग के दिन लड़ने की तैयारी, हमला भी किया हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर। मैं कह सकता हूँ तो ये हद जो है राजनीति की, वो जिस जगह ले जाना चाहते थे उसके बाद भी हारे हैं। गुरसराय का ब्लॉक एक ऐसा है जिसमें कुल 25% हिस्सा हमारी विधानसभा का, 75% हिस्सा मऊ रानीपुर विधानसभा से जुड़ता है। वहाँ भी जो लोग टिकट मांग रहे थे, मैंने कहा कि जब पुलिस का इस्तेमाल जिला पंचायत में हो गया तो हर दल से लड़ने वाला को लगा कि क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से आज हो रहा है, आप सबको पता है कि जिस तरह से धन बल का इस्तेमाल है इसमें, तो कोई बर्बाद नहीं होना चाहता राजनीति में। संभावनाएं चाहता है कि हम पैसा भी खर्च करें और हार जाएं, या पुलिस का इस्तेमाल करके हरा सकते हैं। इसलिए जो लोग लड़े हैं, जीते हैं, मैंने फिर कहा कि आप अगर अंदर से पता लगाएंगे किसके समर्थन से जीते हैं, तो समाजवादी के बगैर ना कोई कल जीता था ना आज जीत सकता है। तो अब जो है, अब एमएलसी और विधानसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि शायद पार्टी ऐसा विचार कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सीट हैं अब वो कहीं ना कहीं बदली जा रही हैं, एडजस्ट लोगों को किया जा रहा है, और ऐसा भी हो रहा है कि शायद जो लोग हैं ऑलरेडी उनको चेंज किया जा रहा है, प्रत्याशियों को। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको विधानसभा में कहीं और, जैसे कि झांसी या बबीना विधानसभा में, या एमएलसी के लिए भी आपको बोला जाए, तो ऐसे में आपका क्या रुख होगा? देखिए, जिस दल में हम काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं, उस दल के नेता के प्रति हमारा समर्पण है। वो जहाँ से आदेश करेंगे वहाँ से लड़ेंगे। हमारी तैयारी गरोठा से लड़ने की है। और मैं कह सकता हूँ कि जो जीत हार का अंतर है, अगर उसको व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे, हम लोग पिछले 3 चुनाव हमने लड़े हैं। पहले बार हम 60,000 वोट पाए और जीते चुनाव 25,000 से। दूसरा चुनाव 70,000 वोट पाए, फिर 25,000 जीते। तीसरा चुनाव भी हम हारे हैं, लेकिन फिर भी हमें 10,000 वोट वहाँ की जनता ने बढ़ के दिए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दल के प्रति और लोगों के, हम लोगों के प्रति झुकाव अच्छा है। जिस दिन हमारा पड़ने वाला वोट घटने लगे, तब हम ये मानते हैं कि समर्थन घट रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी दल के प्रति भी और मेरे प्रति भी लोगों का सोच ठीक है, लोग साथ निभा रहे हैं। मैं लड़ना वहीं से चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने साथ दिया है वहीं उनके साथ जीना मरना चाहता हूँ। लेकिन फिर तो दल के नेता का आदेश है। वो मैंने कहा, नेताजी ने मुझे 98 में मध्य प्रदेश से लड़ाने के लिए बोल दिया और मध्य प्रदेश से भी जाके लड़े थे। तो ये फैसला दल के नेता का है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, मैं गरोठा से लड़ूंगा। लोकसभा में भी हो सकता है आपको अगर आगे चांस देने का बोला जाए, मतलब, तो आपका क्या? देखिए, मेरी पहली कोशिश है, अभी टारगेट विधानसभा है और हम उस क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं जहाँ पिछले जीवन के हमने 20 साल दिए हैं। मेरा लक्ष्य वहीं है और मेरा कहीं ध्यान नहीं दूसरी तरफ नहीं है। मेरी कोशिश गरोठा से लड़ने की है, और क्योंकि वहाँ हम लोगों ने जो काम किया है वो लोगों बीच में है। बहुत सारे रिश्ते राजनीति में बनते हैं। मैं कह सकता हूँ मेरे परिवार से ज़्यादा लोगों से रिश्ते अपने व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, साथ निभाने वाले लोग हैं। वहीं लड़ने का मौका मिले, ज़्यादा बचा आएगा, ठीक रहेगा। तो दीपक यादव जी, जैसे कि आपकी गरोठा समतल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ रही है हमेशा से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि निवाड़ी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने के कारण और इधर उधर की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कहीं ना कहीं आपकी जो पकड़ है वो उस पर थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, जिस वजह से 2017 में हो सकता है कि उसका आपको जो प्रभाव था उस पर पड़ा। तो आपको क्या लगता है, 2017 के जो चुनाव थे उस पर पड़ा या फिर 2022 में पड़ने वाला है? देखिए, हमने कहा कि हमारी कोशिश बेहतर थी, और जो एक राजनीति में व्यक्ति के पास बचता है, हम लोगों ने 100 साल के बांध बनाया था, सड़कें बनाई थी। वो सड़कें जो उस विधानसभा की जीवन रेखा की तरह थी। एरस से लेकर मऊ रानीपुर की सड़क 140 करोड़ की लागत से बनी। हमने गुरसराय से लेकर कोटरा की सड़क बनाई, वहाँ का पुल बनाया। हम लोगों ने गरोठा से लेकर मऊ की सड़क बनाई, 50-50, 60-60 करोड़ की सड़क। जितना बजट गरोठा पे मैं कह सकता हूँ वो हम लोगों ने पिछले 5 साल में खर्च किया, उतना 50 साल में सब ने मिलकर नहीं लाए थे। सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, सरकारी ITI बनाए, सब क्षेत्रों में काम किया, स्वास्थ्य को अपग्रेड किया, सारी PSC को CSC में तब्दील कराया। हमारी एक ऐसी विधानसभा थी पूरे प्रदेश में, मैं कह सकता हूँ, जिसमें 5 नगर पंचायत नगर पालिकाएँ आदर्श बनी। तो जो
डेवलपमेंट की रूपरेखा थी, और मैं कह सकता हूँ उसी भरोसे पर लोगों ने बढ़ के वोट दिए हैं। राजनीतिक हालात बदले हुए थे, मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े वादे करके लोगों को बीच में रखे, तो लोगों को लगा अखिलेश जी से भी बेहतर काम करने वाले आने वाले हैं। ये लोग भूल गए कि अखिलेश जी ने फैसला पहले दिन लिया कि हम इस प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप बांटेंगे, 17 लाख लैपटॉप बांट दिए, 1200 करोड़ रुपए कन्या विधन के नाम पर गरीब किसानों की बेटियों को दिए, पेंशन योजना लेकर आए, 70% बजट गांव पे खर्च करने की योजना लेकर आए, आवास बनाया तो लोहिया आवास बनाया। मैं कह सकता हूं जो कामों की गति थी, बचपन बच्चे कैसे अच्छा पढ़े, कैसे अच्छी ड्रेस मिले, कैसे अच्छा स्कूल मिले, कैसे अच्छा मास्टर मिले, एक तरफ से बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो इंतजाम किया, गांव से लेके शहर तक को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। लोगों ने सोचा शायद उनकी बातों में ज़्यादा कुछ लुभा गई बातें, लेकिन रिजल्ट देख लिया। पिछले 4.5 साल में सड़क नहीं गिना सकते, पुलिया नहीं बनाई इन्होंने, बांध तो छोड़ो, ये जाने वाले हैं। चलिए, तो एक सवाल मेरा ये भी है कि जो झांसी जिले में है समाजवादी पार्टी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी देखी जाती है। मतलब 2017 का भी चुनाव देखा जाए, 2019 का भी देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा इसमें समाजवादी पार्टी ने इसकी वजह से सफ़र किया है। और अभी हाल का देख लें तो पंचायत चुनाव में भी बहुत इस वजह से जो है लॉस उठाया है समाजवादी पार्टी ने। तो क्या अब 2022 में भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि लगातार हार का सामना कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हार नहीं गए हैं, पंचायत के चुनाव को हार नहीं कह सकते। हमारे मेंबर्स जीते हैं ज़्यादा, उनसे ज़्यादा जीते थे सरकार में जो लोग थे। क्षेत्र पंचायत में भी हमारे बहुमत के लोग जीत कर आए, तो मैं हार समाजवादी पार्टी नहीं हारी है। हमने कहा कि उनकी जीत झूठी है। अब दूसरी गुटबंदी की बात है। मैं कह सकता हूँ कि गुटबाजी किसी भी दल में हो, देखिए जब परिवार संभालना बड़ा मुश्किल है आज के सामाजिक दौर में, एक नया ज़माना दिख रहा है समाज में। पहले परिवार बड़े होते थे, पूरे परिवार साथ रहते थे, पूरे जीवन साथ निभाते थे। आज आप देख रहे हैं परिवार सीमित हो रहा, विचारों में जो भी परिवर्तन हो, सामाजिक जो भी पतन हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज भी जैसे कहते हैं ना, कोई अगर हमला करे तो घर कितना भी बिखरा हो पर साथ हो जाते हैं। ऐसे ही दल है, विचारों की लड़ाई, बातों की लड़ाई, अपने अहम की लड़ाई, हमारे कुछ स्वार्थों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन समाजवादी जितने एकजुट है किसी दल में नहीं है लोग। कोई वक्त आएगा हर समाजवादी दूसरे साथ जीने मरने को खड़ा है साथ में, और आगे भी खड़े रहेंगे। दीपक जी, हमेशा से जो है एक इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का संघर्ष का, हमेशा से, चाहे वो हल्ला बोल हो और पूरे नेशनल लेवल पे हल्ला बोल रहा हो या जेल भरो आंदोलन रहा हो या कुछ भी ऐसा रहा हो, बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 4 साल से लखनऊ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी अपन देख लें किसी भी लेवल पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग थक चुके हैं। ना आंदोलन हो रहे हैं, ना ज्ञापन, ना मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत थकी सी दिख रही है। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, समाजवादी थकी नहीं है। समाजवादी के आंदोलनों को आपको याद करा दें। आप याद करो, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था 97 में, लोहिया वानी का एक आंदोलन लखनऊ में हुआ और वहाँ लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए, हम लोग 150 लोग गिरफ्तार हुए, वहाँ गंभीर रूप से कई लोग घायल हो गए। और उस समय वहाँ से गिरफ्तार करके हमको लखनऊ से अल्मोड़ा जेल भेज दिया, किसी को बरेली जेल भेज दिया, पूरे प्रदेश को बांट दिया था। कई दिनों के बाद तो घर वाले ढूंढ पाए थे किस जेल में बंद है। आप उसके बाद के भी आंदोलन देखो, हम लोग गरीबों की मांगों को लेकर पिछली सरकार में जब धरने पर बैठे थे, तो इसी झांसी में कलेक्ट्रेट के अंदर झगड़ा हो गया और वहाँ पुलिस ने हमला किया हम लोगों को, तो उसमें भी जेल गए, परेशानी सब उठाई, सारे लोग, कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे लोगों की दिवालिया जेलों में बन गई। तो समाजवादियों का हमेशा इतिहास लड़ने का रहा, और कमजोरी से कभी जी नहीं सकते समाजवादी लोग। आज भी मैं कह सकता हूं कि राजनीति में जो संघर्ष, मैंने कहा कि 2 बातें हैं, लड़ाई के मुद्दों पर जो हालात हुआ करते थे पहले, अब कुछ बदलाव है। अब बदलाव क्या है कि लीडर के अंदर, हमारे लीडर के अंदर भी एक सॉफ्टनेस है कि हम चक्का जाम करेंगे तो लोग ना फंस जाएं, लोग परेशानी ना उठाएं। एक है, ये बदलाव है, सामाजिक बदलाव भी है और राजनीतिक चेतना भी है लोगों में। हम दूसरे को परेशानी देकर अपनी समस्याओं को करके उसको नहीं कह सकते। हम लोग सरकार के जितना खिलाफ समाजवादी लोग लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ, विधानसभा से लेकर सड़कों तक, वो कोई दूसरा नहीं है। आज भी लड़े ना हम, आप देख रहे हो पिछले कई चुनाव देख लो आप। अगर जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस कहाँ चली गई, पूरे प्रदेश में कहीं एक जगह पर्चा भरा? क्या बहुजन समाज पार्टी ने कहीं पर्चा भरा, दाखिल करने की कोशिश भी की? क्या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? बट समाजवादी पार्टी जिस लेवल पे उसने प्रदर्शन किया उससे काफी स्ट्रांग है, और काफी मतलब एक ही जो है विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही है उत्तर प्रदेश में जो मेन है, तो उसका जिस लेवल पर दिखा वो काफी कम दिखा। नहीं, आपने नजरिया कमजोर रखा अपना। अभी समाजवादी पार्टी, हमने कहा ना कि कुछ मर्यादाएं हैं राजनीति में, जमाना भी बदला है थोड़ा सा, लोग ज़्यादा कुछ संघर्ष बढ़ जाए तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते।
और ये यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो जिस तरह की सरकार चलाने की कोशिश, तानाशाही की तरह चलाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से लोगों पर दबाने की कोशिश की गई है, इस दौर में भी जब सीधी पुलिस सामने खड़ी है, लोगों को जिस तरह के बयान हैं बड़े नेताओं के या जिस तरह की कोशिश है, उसके बाद भी ना समाजवादी पार्टी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। जब तक जिंदा है पूरी ताकत से लड़ेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं बहुत जल्दी आपसे पूछना चाहती हूँ कि गरौठा में और प्रदेश में आप अपने मुकाबले में किसको मान रहे हैं? देखिए, हम लोग झूठ पर विश्वास नहीं करते, सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, और गरौठा में मेन किस प्रत्याशी को मान रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी तो अगर कोई लड़ेगा किसी जमानत नहीं बचेगी सामने वाले की, लेकिन वो दल लड़ रहा है दल लड़ेगा, और दल भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा कोई अभी है नहीं। दूसरे को पैदा होने में समय लगेगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी, जो है सामने वो सबको दिख रहा है। जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है? देखिए, हमारे पास एक शानदार लीडर है जिसकी देश में अपने आप में अलग छवि है। उम्र छोटी है पर कोशिश बहुत बड़ी है। आप उनके फैसलों पर जाओ, सरकार मंत्री फैसला लेते हैं बच्चे कैसे पढ़ें, उनको ड्रेस अच्छी कैसे मिले, उनको अच्छा स्कूल कैसे मिले, अच्छे टीचर कैसे मिले, फिर उससे बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लैपटॉप कैसे मिले, मजदूर किसान के बेटे के पास लैपटॉप कैसे पहुंचे, क्योंकि वो भी आगे बढ़ना चाहता है और लैपटॉप एक बड़ा साधन है जानकारी हासिल करने का। हमारे गांव गरीब किसान मजदूर की बेटियां पढ़ें कैसे, एक नई योजना लेकर आए कि हमारी बेटी पहले हम फीस माफ़ करेंगे, फिर इंटर पास करेगी तो कन्या विद्याधन देंगे, 30,000 रुपये देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथों में दिए और इस योजना का प्रतिफल है कि आज हजारों बेटियां गांव से निकलकर स्कूल तरफ गई हैं। आप देखते होंगे पहले, अगर आप इस योजना के पहले स्कूल के आंकड़े को उठाएंगी आप, तो हमारे परिवारों में, गांव में, गरीबों के दिमाग में, किसानों के घरों में एक बात है कि बेटी पराया धन है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। शादी की तैयारी शुरू होती थी, लेकिन एक नई तैयारी अखिलेश यादव ने शुरू की अपनी योजना से कि वो लड़कियां पढ़ने की तरफ बढ़ी और इंटर पढ़ने के बाद उनके हाथ में 30,000 रुपये देकर उन्हें आगे पढ़ने का रास्ता दे दिया। तो मैं कह सकता हूं कि जो योजनाएं थी वो कैसे हम समाज को आगे बढ़ा ले जाएं, सत्ता को गरीब की तरक्की का साधन कैसे बना दें, योजना लेकर आएगी। हमारे घर में बूढ़ी माँ है, वो अपने बेटे की तरफ देख रही है, उसके पास कोई इंतजाम नहीं है, एक पेंशन योजना लेकर 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया, जो वर्ल्ड की मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी योजना बनी। इतनी पेंशन योजना पूरी दुनिया में किसी देश प्रांत में नहीं बढ़ती थी। उसको अपग्रेड करना चाहते थे और बढ़ाना चाहते थे। बजट का 70% पैसा गाँव पे खर्च किया। उन्होंने कहा ये प्रदेश गांव में बसता है। आज भी बड़े शहरों के बाद भी 80% लोग गांव में रह रहे हैं। गांव में डेवलपमेंट जीरो था, कैसे लोहिया ग्राम बनाए, कैसे हम अम्बेडकर ग्राम को अपग्रेड करें, आवास योजना लेकर आए। आज भी देश में कोई भी किसी भी प्रांत में योजना है आवास की, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर योजना है, पर 1.25 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें एक अच्छा घर भी नहीं बन सकता। जिस घर में आप एक जानवर को अगर बंद कर दो वो जी नहीं सकता, लेकिन वैसा आदमी के लिए लेकर आए। लेकिन अखिलेश यादव लेकर आते हैं, लोहिया आवास लेकर आते हैं, 3 लाख रुपए से अधिक धनराशि देते हैं। एक आवास ऐसा बने जिसमें एक अच्छी जिंदगी जी सके इंसान। मैं कह सकता हूँ, अगर दृष्टिकोण देखो आप, सड़क ऐसी बनी जिस पर प्लेन उतर रहे हैं, बांध कम से कम समय में कैसे बने, दुनिया का एक नया रिकॉर्ड कैसे बने, बांध बनाने की कोशिश की गई। मैं कह सकता हूँ सड़कें, पुल हो, बांध हो, स्वास्थ्य के लिए आप झांसी मेडिकल कॉलेज को लो, एक बार आए 500 बेड का अस्पताल देकर चले गए। आप कितने पैरामेडिकल कॉलेज देखो आप झांसी में, आप बांदा का मेडिकल कॉलेज देखो, आप जालौन का मेडिकल कॉलेज देखो। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में सारे सिस्टमों को बदलकर एक नया प्रदेश, बिजली को लेकर देखो आप, बिजली को लेकर ये वाई ले सकते हैं, पर इनसे पूछो कितने पावर हाउस आपने बनाए। 132 KVA का अगर गुरुग्राम में सब स्टेशन बना 125 करोड़ की लागत से, अखिलेश यादव जी की सरकार में हम लोगों की मांग पर कोई लाइट चली जाती थी, 100-150 गांव लाइट के अभाव में जीते थे कुछ दिनों तक। तो सब बदलाव किए, सिस्टम को बदला पूरा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम इतना सब कुछ करते रह गए और कौन सी नई बातें लेकर लोग आए और जिसकी वजह से सरकार चली गई। मैं कह सकता हूँ सारी बातें आज लोगों के जहन में हैं। अब चुनाव अखिलेश यादव का काम और अखिलेश यादव का नाम पर हो रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जनता का अपार समर्थन दिख रहा है। जी, तो आप कितना टारगेट लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी? मैंने कहा जितना कहेंगे उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। हाँ, फिर भी कितना? मैंने कहा कि हम लोग 300 पार होंगे। चलिए, एक लास्ट सवाल मैं ये करना चाहती हूँ, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को बात के माध्यम से? हम यही कहना चाहते हैं आपके मार्फत कि जिस तरह से एक अच्छे सोच के साथ आप इस चैनल को चलाने की कोशिश करते हैं कि हम जनता की आवाज़, एक अच्छे सवाल जो किसी लीडर से होना चाहिए, मैं आपकी सवालों को देखता हूँ कि वो तीखे सवाल जिस पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग से में आती हैं। मैं कह सकता हूँ आपकी कोशिश बेहतर है और ये बेहतर कोशिश एक दिन समाज का आईना बनेगी। आप केवल चैनल ही आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का साधन बनेगी। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका दीपक जी, जो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत को हम फिर से लाते रहेंगे आपसे रूबरू कराने के लिए। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि अब यह सरकार जाने वाली है और उनकी सरकार आने वाली है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए और सभी वर्ग के लिए किए गए कामों के बल पर दीपक यादव का मानना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी उम्मीदों और बहकावे में आकर जनता ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अब जनता पछता रही है। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने को वह पुलिस की जीत बता रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की वर्दी के अंदर भाजपा की वर्दी पहनकर सपा प्रत्याशियों के विरोध फर्जी मुकदमे दिखाए गए, उन्हें थाने में बिठा लिया गया और पंचायत चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में करा लिए गए। उनका दावा है कि भाजपा की यह जीत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल द्वारा पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग से आम जन के मन में यह विचार बनेगा कि अब अध्यक्ष, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से होने चाहिए। पंचायत चुनाव में झांसी में सपा प्रत्याशी द्वारा अपना पर्चा ना भर पाने को उन्होंने सपा के लोगों द्वारा ही धोखेबाजी करने का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ऐसे लोगों को समय आने पर सबक जरूर सिखाएगी। पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में किसी अन्य सीट से चुनाव लड़े जाने या लोकसभा या विधानसभा में प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलों पर उनका कहना था कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा उन्हें मंजूर होगा, लेकिन उनकी तैयारी गरौठा विधानसभा से है और उनकी पूरी नजर गरौठा पर ही है। लक्ष्य भी गरौठा है और नजर भी गरौठा है। आमने सामने में आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत को आपसे रूबरू कराने के लिए हम फिर हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।